मैं रामकृष्ण मीना सहायक आचार्य हिंदी बीए पार्ट सेकंड पेपर फर्स्ट में सभी छात्राओं का स्वागत करता हूं। आज हम लेकर आए हैं रीतिकाल का नामकरण। जिस तरह हमने पिछली कक्षाओं में हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालों में विभाजित किया, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक। तो सबसे पहले जो काल पिछली कक्षाओं में हमने अध्ययन किया है वो था आदिकाल। आदिकाल भी विवादास्पद काल रहा है। अगर विभिन्न विद्वानों ने उनका नामकरण अलग अलग नामों से किया है, वैसे ही रीतिकाल का नामकरण भी विवादास्पद है। इनमें विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने मत के अनुसार से इसके भिन्न भिन्न नामकरण किए हैं और सीमा को लेकर रीतिकाल में इतना विवाद नहीं है। फिर भी कुछ विद्वानों को थोड़ा जरूर इसमें है, जो अगर हम उसको 1719 तक मानते हैं, अगर उसको हम 1643 या 1650 ईस्वी से अगर 1850 तक मानते हैं तो वो विवाद भी कम दिखाई देता है। तो सबसे पहले हम आदिकाल का जो नामकरण हुआ वो भी विवाद है। इसी तरह रीतिकाल के नामकरण को लेकर भी विभिन्न विद्वानों में मत एकता नहीं है। अलग अलग मत के आधार पर उसका नामकरण अलग अलग किया है। तो उसके बारे में हम विस्तृत जानकारी इस प्रकार प्राप्त करेंगे। रीतिकाल के नाम को लेकर विद्वानों में पर्याप्त मतभेद रहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस युग में रीति ग्रंथों की बहुलता देखकर ही इसे रीतिकाल नाम दिया है, या रीतिकाल के नाम से जाना जाता है। मिश्र बंधुओं ने इसे अलंकार किया। तो इस तरह आचार्य रामचंद्र शुक्ल, मिश्र बंधु और डॉक्टर रसाल और पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, ये 4 इतिहासकार थे जिन्होंने अपने अपने हिसाब से उसका नामकरण अलग। तो सबसे पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस युग में रीति ग्रंथों की बहुलता को देखकर ही इसे रीतिकाल नामकरण किया है, रीतिकाल नाम दिया है। तथा मिश्र बंधुओं ने इसे अलंकार काल की संज्ञा, क्योंकि इसमें इस काल के जितने भी साहित्य है उसमें अलंकारों की बहुलता है, इसलिए मिश्र बंधुओं ने इसको अलंकार काल के नाम से जाना जाने की संज्ञा दी है। और डॉक्टर रसाल ने इसे कलाकाल कहकर संबोधित किया है। इस काल का सबसे अधिक सार्थक नाम पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की दृष्टि से श्रृंगार काल है। तो इस तरह हिंदी साहित्य के रीतिकाल को 4 नामों से रखते हैं: रीतिकाल, अलंकार काल, कलाकाल और श्रृंगार काल। और सभी विद्वानों ने अपने अपने हिसाब से तर्क दिए। इसी तरह पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की दृष्टि से ये कैसे श्रृंगार वो कहें कि इसमें सब में श्रृंगार की चित्रण हुआ है। अपने तर्क की पुष्टि में उनका कथन है कि रीतिकाल का प्रतिपाद विषय चाहे रस, अलंकार, शब्द शक्ति या नाई का भेद रहा हो, पर उनका वर्ण विषय श्रृंगार ही है। सारे रीतिकाल में श्रृंगार की वृत्ति का ही व्यापक वर्णन मिलता है। वस्तुतः इस युग में नाई का भेद, षड्ऋतु वर्णन, नक्श वर्णन को विस्तार दिया गया है और अलंकार, शब्द शक्ति आदि के उदाहरण भी श्रृंगार परक ही दिए हैं। व्यापक प्रवृत्तियों के आधार पर इस काल को श्रृंगार काल कहना अधिक समीचीन प्रतीत होता है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के शब्दों में इस युग के कवियों में से किसी ने श्रृंगार वर्णन के लिए अलंकारों की माला बनाई, किसी ने पिंगल का विस्तार किया, किसी ने सीधे नायक नायिका भेद, नक्श, षड्ऋतु, पारमासा के बने बनाए सांचे ले लिए। अभिप्राय यह है कि इस युग में श्रृंगार की ही प्रमुखता हर क्षेत्र में रही है। भूषण सरीखे वीर रस के कभी भी इस प्रभाव से मुक्त नहीं रह पाए। स्वयं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी बाद में इसे स्वीकृति देते हुए कहा, वास्तव में श्रृंगार और वीर
दो रसों की कविता इस काल में हुई है। प्रधानता श्रृंगार की रही। इससे इस काल को रस के विचार से कोई श्रृंगार काल कहे तो कह सकता है। इस प्रकार हिंदी साहित्य का जो तीसरा काल है रीति काल, उसको चार विद्वान आचार्य रामचंद्र शुक्ल, मिश्र बंधु, डॉक्टर रसाल और पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने अपने हिसाब से अलग अलग नामकरण किया है। आचार्य रामचंद्र ने उत्तर मध्य काल है तो रीति काल के नाम से वर्णित किया है। मिश्र बंधुओं ने इसे अलंकार काल की संज्ञा दी। इसी प्रकार डॉक्टर रसाल ने कला काल की संज्ञा दी और पंडित विश्वनाथ प्रसाद ने इसने श्रृंगार काल की संज्ञा दी है। इस प्रकार रीति काल को विभिन्न विद्वानों ने अपने हिसाब से अलग अलग नामकरण किया है। निष्कर्ष यही कहा जा सकता है कि इस युग में अलंकरण, रीति, शैली, श्रृंगार तथा कला पक्ष का स्वरूप इतना अधिक उभरा है कि इनमें से किसी के भी आधार पर इस युग का नामकरण किया जा सकता है। हिंदी साहित्य में शुक्ल जी द्वारा चर्चित रीति काल नाम ही अधिक प्रचलित था, क्योंकि वस्तुतः शुक्ल जी ने रीति को एक प्रकार ने मानकर एक दृष्टिकोण माना है और इसी के रीतिकाल नाम की सार्थकता भी असंदिग्ध प्रतीत होती। रीतिकाल में भी एक काव्य की तीन धाराएं। अब रीतिकाल को संपूर्ण रीतिकाल है, उसको तीन काव्य धाराओं में बांट दिया गया। अर्थात रीतिकाल की प्रमुखतः तीन काव्य धारा थी। एक तो रीतिबद्ध काव्य धारा और दूसरी थी रीतिमुक्त काव्य धारा और तीसरी थी रीति सिद्ध काव्य। इस प्रकार कुछ कवि रीतियों में बंधकर काव्य रचनाएं करते, कुछ रीतिमुक्त उन्मुक्त विचारधारा से काव्य रचना करते और कुछ दोनों के बीच का आदर्शित की विचारधारा से में संलग्न होकर के काव्य रचनाएं कर रहे थे। हम रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि रीति की परिपाटियों के अनुसार ही काव्य रचना किया करते थे। बंधी बंधाई परिपाटी के अनुसार ही काव्य रचना करने के कारण ये कवि रीतिबद्ध कहलाए। अर्थात बंधी बंधाई परिपाटी के अनुसार जो काव्य रचना करने वाले कवि रीतिबद्ध कहलाए। इस धारा के प्रमुख कवियों में देव है, सेनापति है, मतीराम है, पद्माकर आदि सर्वोपरि हैं। इसी प्रकार रीतिमुक्त काव्य धारा के अंतर्गत रीति की परंपरागत परिपाटी को न अपनाकर या उनसे न बंधकर स्वच्छंद प्रवृत्ति के अनुसार कविता करने वाले कवि आते हैं। अर्थात रीतिमुक्त काव्य धारा के अंतर्गत रीति की परंपरागत परिपाटी को न अपना होगा या उनसे न बंधकर स्वच्छंद प्रवृत्ति के अनुसार कविता करने वाले कवि आते हैं। हिंदी साहित्य के अधिकांश इतिहासकारों ने तो इन रीतिमुक्त कवियों की काव्य मीमांसा करना ही उचित नहीं समझा और इनको फुटकर कवियों में स्थान दिया, जबकि इनकी कविता रीतिबद्ध कवियों की कविता से विशेष ठहरती है। वास्तव में ये कवि नगण्य ही हैं, न उपेक्षणीय ही हैं। इन कवियों में विशेष उल्लेखनीय कवि हैं ठाकुर है, घनानंद है, बोधा है, आलम है, रसखान आदि। आचार्य शुक्ल ने इन कवियों को रीति बंधन से मुक्त होकर श्रृंगार की फुटकर रचनाएं करने वाले क्रमोन्नत कवि कहा है। इनकी दो विशेषताएं शुक्ल जी ने बताई है, रस, भाव और नायक नायिका एवं अलंकारों के लक्षण से मुक्त कविता। दूसरा है मार्मिकता एवं मनोहरता का बाहुल्य। आचार्य शुक्ल ने उपयुक्त कवियों में घनानंद जी को सर्वश्रेष्ठ बतलाया है। हरिओद ने प्रेम में उल्लास और हार्दिक अनुराग को व्यक्त करने वाले कवियों की एक लंबी सूची दी है, जिसमें उपयुक्त कवियों का नाम विशेष रूप से किया है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने उपयुक्त विशेष उल्लेखनीय कवियों में दिजदेव का नाम और जोड़ दिया है। अन्य हिंदी समीक्षकों ने भी इस धारा के कवियों का विवेचन बड़े मनयोग से किया है। कुछ ने तो इस धारा के कवियों का विस्तृत विवेचन भी किया है। घनानंद ठाकुर पर तो शोध कार्य भी हुए। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर भागीरथ मिश्र,
डॉक्टर बच्चन सिंह, डॉक्टर कृष्णचंद शर्मा आदि सभी अपनी अपनी सूची में उपयुक्त कवियों की प्रमुखता प्रदान करते हैं। और तीसरी काव्य धारा है रीति सिद्ध काव्य धारा। कुछ कवि रीतियों में बंधकर काव्य रचना ही कर रहे थे, कुछ रीति मुक्त होकर किसी के बंधन में नहीं होकर के स्वतंत्र काव्य। इस तीसरी जो रीति सिद्ध काव्य धारा है अंतर्गत अकेले महाकवि बिहारी उनका काव्य में रीतियाँ सामूहिक प्रभाव के कारण स्वतः ही आकर सिद्ध हो गई। रीति सिद्ध कवियों में मात्र बिहारी का स्थान दिया गया है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की मान्यता है कि इस युग की प्रमुख प्रवृत्ति श्रृंगार, रीतिवत, रीतिमुक्त, रीति सिद्ध सभी काव्य धारा के कवियों ने अपनी कविता में श्रृंगार को ही प्रधानता दी है। थैंक यू।